हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं अपना व्यू बताने वाला हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर कि मेरा इसमें क्या व्यू है। और लेकिन मैं साथ में एक चीज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर सारी चीजों को जांच के परख के जो जो मुझे समझ में आता है मैं वो यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपना कोई भी एक्शन लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर मत जाएं। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लेकर मैं रेगुलर बेसिस पर आता रहता हूं जस्ट टू पॉलिश आवर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जैसे मेरी एक हमेशा से हैबिट रही है कि सबसे पहले एक बार बिजनेस को देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस, हम सभी को पता है कि बिजनेस क्या है, और फिर भी इसको अवर बिजनेस में अगर देखें तो पेट्रोकेमिकल्स इसका सबसे मेन बिजनेस है, जिसमें रिफाइनरीज भी आती हैं, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर और ये सारी चीजें आती हैं। और रिटेल में इनका रिलायंस रिटेल इन्वेस्टर्स रिलेशंस रिटेल बिजनेस है इनका, और जियो इनका टेलीकॉम बिजनेस है। तो टेलीकॉम, रिटेल एंड पेट्रोकेमिकल ये तीन बिजनेसेस हैं, और तीनों बिजनेस एक्चुअल में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेट्रोकेमिकल बिजनेस पर फिलहाल जब हमारा ये पेंडेमिक आया था और सब कुछ लॉकडाउन हुआ था तो उसमें एक मेजर हिट हुआ था उस चीज को लेकर, बिकॉज जब कोई व्हीकल ही मार्केट में मींस रोड पर नहीं होगा, सड़कों पर नहीं होगा, सब चीजें बंद रहेंगी, तो हमारा रिफाइनरी वाला काम कम हो जाता है, क्योंकि ऑयल की, फ्यूल की कंजम्पशन हमारी कम हो जाती है। और उसी के चलते रिटेल को भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक जितना भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिटेल बिजनेस है वो मैक्सिमम ऑफलाइन ही है, स्टोर बेस्ड है, वो ऑनलाइन उतना नहीं था। और जियो ने लेकिन इस पीरियड में अच्छी ग्रोथ जरूर दिखाई होगी, जिसने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को रिलायंस की कॉम्पनसेट किया है। तो तीनों बिजनेस का देखो आगे चल के स्कोप पूरा है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल बिजनेस की जहां तक बात करें ना, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल का जमाना नहीं रहेगा, सोलर वगैरह चला करेंगे। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, इंडिया में जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ रहेगी ना, अगर उसमें सोलर बहुत ज्यादा आ भी जाए तो भी फॉसिल फ्यूल की हमेशा से रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि सारी गाड़ियां सोलर पर चलने लगेंगी या बाकी चीजों पर चलने लगेंगी कि बैटरी ऑपरेटेड होंगी। बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। इंडिया में जो पर कैपिटा व्हीकल्स हैं वो बहुत कम है, मैं इस चीज को पहले भी बता चुका हूं बाकी सारी वीडियोस में। तो यहां से आगे ग्रोथ पूरी है, रिटेल का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो मार्ट करके ऑनलाइन रिटेल भी शुरू कर दिया है, तो उसकी काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है आने वाले टाइम में। और जियो की तो ग्रोथ चल ही रही है लगातार, तो बिजनेस में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मुकेश भाई ने मतलब अपनी इस लेगेसी को आगे चलाया जो धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू किया था। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स ये कहते हैं, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ की है, 13,99,000 करोड़ की है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इससे दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ है। तो 10 लाख करोड़ के कंपैरिजन में 14 लाख करोड़ मींस 4 लाख करोड़ से सेकंड नंबर से लीड कर रही है, आगे लीड कर रही है। तो 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप, अगर स्टॉक पीई की बात करें तो 33.7 है। मैं बहुत ज्यादा पीई रेशो पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जहां पर इस तरह के लार्जेस्ट कंपनीज की बात होती है ना, जिनकी ग्रोथ ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही साल में डबल हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी, वहां पर पीई को देखा जाता है और पीई वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 33.7 का जो पीई है वो अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक रिच पीई है, स्पेशली वहां पर जहां मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पेट्रोकेमिकल बिजनेस से आता है। और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के प्रॉफिट को डबल करना इतना आसान नहीं है। देखो जहां पर टेक्नोलॉजी यूज होती है या बहुत ज्यादा इनोवेशंस होते हैं, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना इमीडिएटली 2 साल में डबल कर लेना वहां थोड़ा सा पॉसिबल है। लेकिन पेट्रोकेमिकल जैसे बिजनेस में जहां पर एक कन्वेंशनल बिजनेस है ये कि रिफाइनरी होती है और रिफाइन करके हम लोग फिर पेट्रोल और डीजल को अलग अलग करके बेचते हैं, तो वहां पर 33.7 का पी अपने आप में रिच पी है। आरओसी 10.7 है। देखो यहां पर 30% आरओसी इस कंपनी का नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस ऐसा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50.4% है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल ठीक है। प्लेजिंग 0 है, डेट इक्विटी रेशो 0.78 है।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। वैसे तो कंसर्न की बात ये है कि जो पहले न्यूज आई थी पीछे कुछ टाइम में कि हम इतना सारा पैसा बाहर से इन्वेस्टर से आया है जस्ट टू रिड्यूस द डेट एक्विटी रेशियो और डेट को खत्म करने वाली बात है। तो डेट को खत्म करने वाली जहां तक बात है ना, तो उसको अगर हम रिजल्ट्स में चेक करें कि हमारा कितना डेट खत्म हुआ है, तो वहां पर ऐसा कुछ खास इंपैक्ट नजर नहीं आया। देखो, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2020 की बैलेंस शीट अवेलेबल है और बातें ये हैं कि उसके बाद में पैसा आया है। तो अगर उसके बाद में पैसा आया तो शायद अभी तक वो पैसा आकर रिपे नहीं हुआ है। देखो, अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग हमारी 76,000 करोड़ थी मार्च 2009 में, और वो 3,55,000 करोड़ तक की बोरोइंग हो गई है। और पिछले 3-4 सालों में ये बोरोइंग बहुत स्पीड से बढ़ी है, जस्ट डबल हो गई है। लगभग 2015 में 1,68,000 करोड़ थी और अभी 3,55,000 करोड़ है। तो बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएं तो यहां पर जो इंटरेस्ट है, मेरा मेन फोकस यहां पर डेट को लेकर ही है, क्योंकि बाकी जो ग्रोथ है कंपनी की वो तो है ही, ग्रोथ तो चल ही रही है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और ग्रोथ की भी बात करें तो चीजें उतनी ज्यादा हाई स्पीड से ग्रोथ यहां पर है भी। देखो, इसमें ना 2-3 चीजें हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं ना, ग्रोथ की बात करें तो पैंडेमिक से पहले की एक फिगर उठा लेते हैं, दिसंबर 2019, और दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट थे ना, उसका पैंडेमिक का कोई इंपैक्ट नहीं था। और अगर दिसंबर 2019 की जो सेल है वो 1,53,000 करोड़ है, और अगर उसको दिसंबर 2018 की सेल्स के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो ये सेल्स यहां पर कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। तो यहां पर ये बिल्कुल भी यहां ग्रोथ नजर नहीं आई है, मैं ये चीज यहां पर कहना चाह रहा हूं। और अगर सितंबर 2019 के अगर सेल्स की बात करें जो कि 1,49,000 करोड़ है, और इसको रेस्पेक्टिव पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए, 1,43,000 करोड़ से बढ़कर अगर सेल्स 1,49,000 करोड़ हो जाती है, तो यहां पर भी एज सच ग्रोथ नजर नहीं आई है। तो देखो, ग्रोथ में अगर पेंडेमिक से पहले के 2 क्वार्टर्स की बात करें तो वहां पर एज सच बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है 2 क्वार्टर्स में। पेंडेमिक के बाद तो हमें पता ही है कि ग्रोथ आएगी कहां से, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मार्च में भी लॉकडाउन हो गया था। तो उसका इंपैक्ट यहां पर है कि मार्च 2019 में 1,39,000 करोड़ की सेल्स थी और यहां पर 1,36,000 करोड़ की हो गई है। और जून में तो सीधा सीधा इंपैक्ट है ही कि 1,57,000 करोड़ की सेल्स से गिरकर 88,000 करोड़ की सेल्स रह गई है, क्योंकि पेंडेमिक का पूरा इंपैक्ट है। लेकिन पेंडेमिक से पहले भी जो 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ है ना, वो कुछ खास ग्रोथ है नहीं। और ये जो ग्रोथ नहीं है और इसके बावजूद जो ये 33.7 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर चीजें मुझे उतनी लुक्रेटिव नजर नहीं आती जितनी मार्केट में चल रही हैं चीजें। और 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। और जहां तक इंटरेस्ट की बात करें, जो मेरा मेन फोकस था वो ये है कि जून 2020 क्वार्टर में कंपनी ने 6,735 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, जो कि आज तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट है। तो जब आज तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट पे हम कर रहे हैं ना, तो जब तक बुक्स में ये इंटरेस्ट कम होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। कॉशियस इन द सेंस कि ओवर प्राइस पर चीजों को ना खरीदा जाए। अब ओवर प्राइस पर जब चीजों को ना खरीदा जाए तो उसको हम कहां देखें, उसको हम चार्ट में अगर देखें तो ज्यादा बेटर है। हम टेक्निकल चार्ट पर यहां आ जाते हैं, और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज की मैंने लाइन खींची हुई है, ड्रॉ की हुई है tradingview.com पर। इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है कि टेक्निकली 200 डे मूविंग एवरेज को कैसे चेक किया जाए। ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल करके एक वीडियो है, अगर आपको देखना है तो यहाँ जो आपको ये लिंक नजर आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर अगर हमें चीजें खरीदनी है तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर हम इस चार्ट को भी लंबे टाइम से देखें ना, तो अभी अगर करंट का भी देखें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा 1683 1686 आता है, और अभी 2109 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से लगभग 400 पॉइंट ऊपर है, और यहां से 400 पॉइंट का मतलब है कि 20% तक का स्कोप है ऊपर से नीचे आने का, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज हमेशा एज ए इक्विलिब्रियम काम करता है। और जितना मर्जी स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का ऊपर चला जाए, वो नीचे मुड़कर आता ही है। देखो, बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ कंपनी हो तो कई बार होता है कि 1 साल तक नीचे नहीं आता, लेकिन इस साइज की कंपनी जो बहुत ही मींस 14 लाख करोड़ की कंपनी है यार, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है उससे भी 4 लाख करोड़ ज्यादा है।
तो बहुत बड़ा साइज है। इस तरह की कंपनीज 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आती ही आती हैं, और अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पर वापस आती है ना, तो यहां से 20% फॉल होने का सीधा सीधा चांस है। और 20% के बाद में जरूरी नहीं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करे और वापस चले जाए, उसके नीचे 2, 3, 4, 5%, 10% तक और भी नीचे आ जाती है। अगर हम पास्ट में भी देखें तो इस तरह का ही हमेशा होता है कि चीजें ऊपर जाती हैं, ऐसा लगता है कि यहां से बहुत ऊपर चली जाएंगी, लेकिन ऊपर जाती नहीं है, फाइनली 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करने आती है। देखो हमने ये चेक किया, ये लेटेस्ट सिचुएशन है। अगर हम पास्ट में चले जाएं तो पास्ट में भी देखो ऐसा ही हुआ, यहां से लगातार रैली आई, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे अगर पिक किया होता, 20% ऊपर गया होता, प्रॉफिट बुक कर लेते, सिंपल था। उसके बाद में ऊपर गया, ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ एंड फाइनली इट केम डाउन टू टच दिस 200 डे मूविंग एवरेज। ये यहां पर फेब में टच करने आ गया। उसके बाद दोबारा कोशिश की ऊपर जाने की, जैसा कि ये सपोर्ट की तरह से काम करता है। उसके बाद में लेकिन पेंडेमिक शुरू हो गया तो नीचे आ गया। उससे पहले भी अगर हम देखें 200 दिन के मूविंग एवरेज ने कैसे काम किया, सेम वे में यहां इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को आकर टच किया, ऊपर से टच करके ऊपर गया और ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, इट केम डाउन बिलो दिस। तो अगस्त में 2019 में ये फिर से नीचे आ गया। तो अगर यहां से देखें 1400 का यहां प्राइस था और 1400 के प्राइस से ये 1080 आ गया, तो 30% ऊपर से फॉल हो गया। अब ये 30% का जो गैप है ना, 1400 से 1080 तक आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। 30% नहीं है, 25% है। नीचे से तो ऊपर को काउंट करेंगे तो ये फिर उसके बाद में 35% भी बन जाएगा। तो यहां पर ऐसा लगता था कि शायद यहां से ऊपर ही भागता चला जाएगा, लेकिन ऊपर ऐसे जाना पॉसिबल नहीं होता, नीचे जरूर आता है। और कभी भी खरीदने का मौका हो ना, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे खरीदा जाए ना। देखो यहां खरीदा होता फिर प्रॉफिट था, ऊपर जाके यहां से ऊपर कितना जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन यहां प्रॉफिट बुक करना हमेशा समझदारी है, यहां बाय करना कभी समझदारी नहीं है। फिर नीचे आया, यहां बाय किया जाता, फिर प्रॉफिट था, फिर नीचे आया, यहां भी बाय किया जाता है ना, कि हमने 200 दिन के मूविंग एवरेज के एकदम नीचे बाय कर लिया और नीचे गए, कोई बात नहीं, रखे रखो, लेकिन फाइनली ऊपर आ गया, फिर प्रॉफिट आया। अब जो ये यहां पर ट्रेड कर रहा है ना, तो पूरी गुंजाइश है कि ये यहां से वापस यहां आएगा और यहां पर आकर फिर बाय किया जाए ना, और यहां से बाय करके फिर जब ये ऊपर लाइफ टाइम हाई बनाएगा तो अच्छे पैसे बनते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल भी ले लूं कि सेम लेवल पर सपोज ये यहां आ जाता है और यहां से लाइफ टाइम हाई दोबारा बनाता है, तो 40% का गेन है यहां से। ये 40% बहुत अच्छे पैसे होते हैं, लेकिन ये कब आएंगे? ये तभी आएंगे जब हम ऊपर से नीचे आने तक का पेशेंस रखेंगे। और ये पेशेंस की बात ये है कि हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर नहीं आया ना और हमारे पास शेयर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगर ये ऊपर ही ऊपर भागे, जरूरी नहीं है कि रिलायंस से ही पैसे कमाने हैं। और अगर नीचे आ गया तो फिर अच्छे पैसे तो मिलेंगे ना। देखो पास्ट में जहां मर्जी जाकर देख लो, हमेशा से ऐसे ही हुआ है। ये ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, ऊपर से नीचे 200 दिन में नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे 200 दिन के लिए आया, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन के लिए आया। 200 दिन का मूविंग एवरेज एक आप ये समझ लो यार्ड स्टिक है, कि स्टिक यार्ड या यार्ड स्टिक वॉट एवर वी कॉल इट। तो ये ऊपर जाता है तो फिर नीचे आता है और फिर ऊपर कभी भी आप देखोगे ना 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात ही यह है। अब बात ही आती है कि अगर हमने यहां खरीदा होता तो क्या होता। देखो 2010 में हम पहुंच गए हैं और 2010 में जो सिचुएशंस थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट ही थी। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जो नए बिजनेसेस में आई है उसके बाद से इस कंपनी का बिजनेस का ना सारा सिस्टम चेंज हो गया है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल बिजनेस था और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में एज सच कोई ग्रोथ नहीं थी, तो इसलिए ये ऊपर नीचे। लेकिन उस दौरान भी अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड किया जाए ना तो हमेशा से पैसे बने हैं। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ज्यादा भागती हुई चीज को पकड़ना या वहां पर प्रॉफिट बुक नहीं करना समझदारी नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं यार कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर इतना ऊपर चला जाए तो लालच में प्रॉफिट बुक ना करें, और जब नीचे आ जाए तो डर के मारे खरीदे ना, तो फिर तो इसी पूरे जंजाल में फंसे रह जाएंगे यार। जब नीचे आ गया तो डर छोड़ो खरीद लो, और ऊपर चला जाए तो लालच छोड़ो और बेच दो। यही तो पूरी साइकिल है दुकानदारी। इसी तो कहते हैं यार कि 10 रुपए की चीज आ जाए, 11 रुपए मान लो एवरेज प्राइस है, 10 रुपए की चीज आ जाए खरीद लो, 12 रुपए की चीज आ जाए बेच दो, लगातार करते रहो। 12 के बाद में चाहे वो 50 चली जाए क्या फर्क पड़ता है, हमने पैसे कमा लिए ना। तो सेम चीज हमें यहां अप्लाई करने की जरूरत है। अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना। मेरे हिसाब से यहां पर प्रॉफिट बुक करना बनता है, न्यू बाइंग बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये एक सिंपल सी थियरी है कि जो डाउ थियरी भी जिसको कहते हैं कि 2 स्टेप ऊपर बढ़ना, 1 स्टेप नीचे आना, फिर 2 स्टेप ऊपर बढ़ना, फिर 1 स्टेप नीचे आना। तो ये 2 स्टेप ऊपर बढ़ चुका है, 1 स्टेप नीचे आना बनता है यहां पर। 200 दिन के मूविंग एवरेज को लेकर आप ये पूरा चेक कर लो कि हमेशा से यही हुआ है। जब जब भी वो उससे ऊपर दूर गया है ना, वो वापस से टच करने आया है। ये सिंपल सा है, ये ऐसे ही होना है। तो आज की वीडियो में मेरा इतना ही कहना है। अपना ड्यू डिलिजेंस करके
इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। यहाँ पर बाइंग मेरे हिसाब से नहीं बनती और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और उसके बाद जब ये यहाँ पर 1700 के आसपास आ जाए, 1680 के आसपास आ जाए, यहाँ दोबारा खरीदना बनता है, और जब दोबारा यहाँ खरीदा जाए उसके बाद में 2400-2500 के टारगेट के लिए फिर से ट्रेड करना बनता है, जिसमें अच्छे पैसे हैं। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।